हेलो नमस्कार, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डॉक्टर राखा। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ एक विश्व प्रसिद्ध साइकेट्रिस्ट डॉक्टर शुभम मेहता जी हैं। हमारे बहुत से सब्सक्राइबर जब हमें संपर्क करते हैं और बताते हैं कि उनको रेबीज़ की एंजाइटी, फोबिया, टेंशन, ओसीडी है, तो उनको इन चीज़ों से कैसे अपने आप को बचाना है, बचाए रखना है या कैसे उसका इलाज करना है, इस विषय पर हम डॉक्टर शुभम मेहता जी से डिटेल में जानेंगे। डॉक्टर मेहता, आपका स्वागत है और आप हमारे दर्शकों को इस बारे में अवेयरनेस करें कि उनको ओसीडी हो, टेंशन हो, एंजाइटी हो, तो उससे कैसे पहले तो बचा कैसे जाए और फिर उनका इलाज कैसे हो। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर शुभम मेहता हूँ और मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। पिछले 12-13 सालों से मैं हिसार शहर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और डॉक्टर राखा जी से काफ़ी पुराना संपर्क है, तो बहुत दिनों बाद उनसे मिलकर अच्छा लग रहा है। डॉक्टर शुभम मेहता जी, आप हमारे दर्शकों के लिए, व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा ये बताएं कि अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए किन बातों को जानना ज़रूरी है। आज हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल हेल्थ फिज़िकल हेल्थ जितना ही इम्पोर्टेंट है। अगर हमारा मन स्वस्थ होगा तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा। बहुत सारे केसेस में प्रैक्टिस में मैं ये देखता हूँ कि जो कुछ कॉमन मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, जैसे कि एंजाइटी है, नींद की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, उदासी है, ओसीडी है, इस तरह के पेशेंट्स या लोग बहुत कॉमनली हमारी ओपीडी में आते हैं। तो किसी का कोई कारण है, किसी का कोई कारण है। अब हम अगर एंजाइटी की बात करें तो उसमें जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो घबराहट, दिल की धड़कन बढ़ जाना, हाथ पैरों में पसीना आना, हाथ पैर ठंडे पड़ जाना, छाती पे दबाव रहना, पेट भरा भरा महसूस होना, इस तरह के जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो एंजाइटी में होते हैं। कई बार एंजाइटी के साथ डिप्रेशन एसोसिएटेड होता है, मतलब कि डिप्रेशन भी और एंजाइटी भी दोनों की एक ही पिक्चर प्रेजेंटेशन होती है। डिप्रेशन में मुख्य तौर पे मन में उदासी, किसी काम में मन ना लगना, कोई काम में इंटरेस्ट ना रह जाना, रोने का मन करना, या किसी एक ही थॉट को या नेगेटिव थॉट को बार बार सोचते रहना, ये लक्षण कुछ कॉमन जो है वो डिप्रेशन के हैं। जो तीसरी कॉमन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है जो हम अपनी ओपीडी में देखते हैं वो है पैनिक अटैक्स या पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक अटैक्स में क्या होता है कि अचानक से ही आपको घबराहट का दौरा पड़ेगा, ऐसा लगेगा कि जान निकलने वाली है, सांस चढ़ने लगेगी, धड़कन बढ़ने लगेगी, और ये कुछ ही मिनटों में, 1 मिनट में, 2 मिनट में अपने आप सेटल भी हो जाता है। तो इसको सोच के कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई दिल का दौरा तो नहीं पड़ने वाला, और इसके सिम्टम जो हैं वो हार्ट अटैक से मिलते जुलते हैं। तो इसके बारे में हमने क्या चीज़ें ध्यान रखनी है ये भी हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा जो और प्रॉब्लम या और कॉमन मेंटल हेल्थ इशू जो हमारी ओपीडी में आता है वो है ओसीडी। ओसीडी में 2 चीज़ें हैं, एक ऑब्सेशन और एक कंपल्शन। ऑब्सेशन मतलब हमारे मेंटल लेवल पे जो थॉट्स आ रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, और कंपल्शन जो हम उन थॉट्स को कॉम्पनसेट करने के लिए एक्शंस करते हैं। जैसे किसी के मन में विचार आया कि मेरे हाथ में गंदगी लगी हुई है, तो उसको साफ़ करने के लिए मैंने हाथ धोना है। अगर ये विचार आया, आपने उस पर एक्शन लिया, तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। पर ये विचार बार बार आता है और आपने बार बार उस विचार को न्यूट्रलाइज करने के लिए हाथ धोए। अगर ये विचार मान लीजिए 5 बार आया, 10 बार आया, आपने हर बार वो एक्शन किया, हर बार हाथ धोए, और इन एक्शन से, इन थॉट से आपकी डेली लाइफ में इफ़ेक्ट हो रहा है, तो फिर हम इसे ओसीडी की श्रेणी में मानते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, जिनको खास करके रेबीज़ का ओसीडी हो जाता है, उनको लगता है कि वैक्सीन और लगवा लें तो उनको चैन मिल जाएगा, उनका टेंशन कम हो जाएगा। लेकिन बार बार वैक्सीन की ज़रूरत ना होने पे वैक्सीन लगवाना एक गलत तो है मेडिकली, साइंटिफिकली, लेकिन मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है और वो खुद बताते हैं कि एक्स्ट्रा डोजेज वैक्सीन के लगाने से उनका टेंशन बढ़ जाता है, कम नहीं हो रहा है। तो ये भी क्या ओसीडी ही है? रेबीज़ के अलावा आजकल कैंसर का फोबिया, HIV का फोबिया, और कई तरह की ऐसी सीरियस बीमारियों का फोबिया या एंजाइटी या डाउट्स लेके लोग हमारे पास आते हैं। किसी गले में कुछ
फंस रहा है, ऐसा लगता है गले में कैंसर तो नहीं हो गया जी, मेरा वेट लॉस हो गया, ऐसा लगता है मुझे HIV तो नहीं हो गया, रेबीज़ होने का डर। तो बीमारी होने का डर अपने आप में एक बीमारी के रूप में सामने आ जाता है। रेबीज़ क्या होती है, इसके क्या सिम्टम है, कब वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, ये तो जो एक्सपर्ट्स हैं रेबीज़ से डील करते हैं जैसे डॉक्टर राखा जी हैं, ये आपको ज़्यादा बेटर बता पाएंगे। पर हमारे जो फील्ड में प्रॉब्लम्स आती हैं, जो इश्यूज आते हैं, जैसे कि आप सड़क पे जा रहे हैं और कुत्ता पास से गुजर गया, आपको डाउट हुआ कि जी कुत्ते ने मुझे टच किया है, तो फिर कभी हमने सुना होता है या पढ़ा होता है आसपास कहीं कि जी ऐसे ऐसे कुत्ते के छूने से या काटने से रेबीज़ होता है, तो फिर हमारे दिमाग में थॉट क्लिक करता है यार कहीं रेबीज़ तो नहीं हो गया। तो अगर ये थॉट परसिस्टेंट होता जाए, बढ़ता चला जाए, आप घर गए, आपने मोबाइल में गूगल पे चेक किया रेबीज़ कैसे कैसे फैलता है, और वहाँ से कोई नेगेटिव थॉट आपके माइंड में क्लिक हुआ कोई स्टेटमेंट पढ़ के, और वो इतना स्ट्रांग हो गया कि आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जाग रहे हैं, सो रहे हैं, आपको उसी के बारे में विचार आ रहे हैं, उससे एंजाइटी बढ़ने लग जाती है। तो वो थॉट धीरे धीरे इतना गहरा जाता है या पक्का हो जाता है कि हमें लगता है कि हम वैक्सीन लगवा लें, डॉक्टर को दिखा लें, अलग अलग डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, अलग अलग टेस्ट करवा लें, या कोई ऐसा रास्ता हमें मिल जाए जिससे पता लग जाए कि हमें रेबीज़ हुआ है कि नहीं हुआ। हम इस चक्रव्यूह में फंसते चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक, यही बताते हैं बहुत से लोग हमें कि वो ऐसे भंवर में फंस जाते हैं। वैक्सीन लगवा ली तो कहीं गलत तो नहीं लगी, कहीं इंट्राडर्मल लगवानी थी, इंट्रामस्कुलर क्यों लगवा ली, क्या हुआ, उसे भ्रम जाल में ही फंसते रहते हैं। अगर आपको ये डाउट है कि आपको रेबीज़ हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप डायरेक्टली एक्सपर्ट से जाके डिस्कस करें, बजाय गूगल पे देखने के या ऐसे लोगों से डिस्कस करने के जिनको पता नहीं है, इस बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, अपने रिश्तेदारों से, अड़ोसियों पड़ोसियों से, क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज आपके डाउट्स बढ़ाएगी। राइट अवे आप जाके स्पेशलिस्ट से मिलें, उससे बात करें, और उसके बाद बार बार गूगल पे जो आपके डॉक्टर ने एडवाइस दी है उसको रिकन्फर्म करने के लिए ना जाएं, क्योंकि गूगल से आपके डाउट्स कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे। गूगल या इंटरनेट पे कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप जानकारी के लिए ढूंढते हैं, वीडियोस, आर्टिकल्स, उन चीज़ों से बचें। इलनेस रिलेटेड एंजाइटी मतलब बीमारी है या नहीं है, पर बीमारी के बारे में सोच के हमें घबराहट होने लग जाती है, तो वो घबराहट अपने आप में एक बीमारी बन जाती है। ऐसा ही बहुत कॉमनली रेबीज़ से रिलेटेड है, रेबीज़ से जुड़ा हुआ है। लोगों के दिमाग में ये जब डाउट क्रिएट होने लग जाता है कि कहीं मुझे रेबीज़ तो नहीं हो गया, तो उस डाउट को मिटाने के लिए आजकल हमारा प्राइमरी कांटेक्ट है मोबाइल फ़ोन से, इंटरनेट से, गूगल से, यूट्यूब से। हम फटाक से सर्च करते हैं कि रेबीज़ के सिम्टम्स क्या हैं, और हमारा ध्यान अटक जाता है फियर ऑफ वाटर, पानी के डर से, और कुछ दिनों में रेबीज़ का पेशेंट मर जाता है और इसका कोई दवाई नहीं है, कोई इलाज नहीं है। रेबीज़ के बारे में पढ़ते पढ़ते ये एंजाइटी हमारी बढ़ने लग जाती है। वो सब सिम्टम जो हमने गूगल पे पढ़े हैं, इंटरनेट पे पढ़े हैं, यूट्यूब पे वीडियोस में देखे हैं, वो सब हमें फील होने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं रेबीज़ का डर एक बीमारी का रूप ले लेता है, जिसे हम नॉर्मल भाषा में बोलें तो वो एंजाइटी का रूप ले लेता है। अब आपको एक्सट्रीम केसेस में घबराहट होना, बेचैनी होना, दिल की धड़कन बढ़ना, नींद ना आना, और सारा टाइम ध्यान आपका अपने काम से हट के रेबीज़ के बारे में सोचते रहना, उन्हीं पे लगे रहता है ध्यान, तो ये एंजाइटी बढ़ते बढ़ते इस लेवल पे pहुंच जाती है कि आपके रूटीन के काम भी इफ़ेक्ट होने लग जाते हैं। तो हम इसे लेबल करते हैं कि रेबीज़ के डर से बनाई गई एंजाइटी है, या ये एक अपने आप में डिसऑर्डर बन गया है जिसे हम एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं। रेबीज़ तो है या नहीं है, बट उसके डर से एंजाइटी डिसऑर्डर बनने लग गया है। और इससे नेक्स्ट स्टेज पे चलें तो हम बार बार अलग अलग डॉक्टर से कंफर्म करेंगे, अलग अलग रिश्तेदारों से कंफर्म करेंगे, अपने फ्रेंड से कंफर्म करेंगे, गूगल पे पढ़ के तरह तरह की रिपोर्ट्स कराएंगे, और सारा ध्यान हमारा, फोकस हमारा इसी बात पे लगा रहता है कि हमें ये प्रूव करना है अपने लिए कि हमें रेबीज़ नहीं हुआ है या नहीं है। तो जब ये एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है तो ये ऑब्सेशनल इंटेंसिटी पे पहुंच जाता है, इसीलिए हम इसे
OCD का नाम भी दे सकते हैं। OCD मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, या रेबीज़ का थॉट इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो ऑब्सेशन बन जाता है, वही थॉट हमारे दिमाग में बाकी सारे थॉट्स को डोमिनेट करने लग जाता है। तो ये अपने आप में एक सेकेंडरी मेंटल हेल्थ इश्यूज बनने लग जाते हैं। कहीं ना कहीं इन चीज़ों के बारे में बात करने की ज़रूरत है, इनका ट्रीटमेंट या इनका इलाज करने की ज़रूरत है। ये भी हमने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि लोगों के माइंड में जो मिथ्स हैं, जो गलत धारणाएं हैं रेबीज़ या किसी भी सीरियस बीमारी को लेके, अगर हम सिर्फ उनसे बात करके उनके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करें तो बहुत सारे लोग इसी लेवल पे, इसी स्टेज पे समझ जाते हैं और इस वहम या डर को छोड़ पाते हैं और इससे बाहर निकल जाते हैं। जो लोग एक्सट्रीम इंटेंसिटी या सिवियरिटी की लेवल पे एंजाइटी पे पहुंच चुके हैं, जो बहुत बार कन्विंस करने के बाद भी जो ये नहीं समझ पाते कि नहीं रेबीज़ मुझे है या नहीं है, मुझे तो लगता है मुझे रेबीज़ है या कोई गंभीर बीमारी है, ऐसे केसेस में जहां आपकी रोज़मर्रा की लाइफ अफेक्ट हो रही है, आपको नींद की प्रॉब्लम हो रही है, आपको लगातार एंजाइटी बनी हुई है, अपना रूटीन का काम अफेक्ट हो रहा है, वहाँ कुछ केसेस में हम शॉर्ट टर्म के लिए मेडिसिन भी रिकमेंड करते हैं और जिनसे आपको डेफिनेटली अपने सिम्टम्स को कंट्रोल करने में हेल्प मिलता है। आपको रेबीज़ है या नहीं है, एंजाइटी की दवाई उस बीमारी के पार्ट पे कोई असर नहीं डालेगी। रेबीज़ का ट्रीटमेंट या रेबीज़ की वैक्सीनेशन एक अलग मैटर है, बट जो वो डर आपके मन में है वो ज़रूर इन दवाइयों से, एंटी एंजाइटी मेडिकेशन से ज़रूर कम होगा। और उसका दूसरा मकसद भी ये है कि मान लीजिए हमें बहुत एंजाइटी है, तो उस एक्सट्रीम एंजाइटी के लेवल पे आपकी कोई भी कितनी भी काउंसलिंग करे, हमारा थॉट प्राइमरीली उसी नेगेटिव थॉट के बारे में सोचता रहेगा कि नहीं मुझे तो रेबीज़ है, मुझे तो रेबीज़ है। कोई कितना भी समझाए आप मानने को तैयार नहीं होते। बट जो एंजाइटी की मेडिकेशंस हम देते हैं वो आपकी ब्रेन में केमिकल लेवल पे कुछ इस तरीके से काम करती हैं कि जो ये आपका नेगेटिव थॉट डोमिनेट कर रहा है इसकी इंटेंसिटी कुछ कम हो जाती है, ताकि जो भी आपकी काउंसलिंग करने की कोशिश करे, चाहे वो साइकेट्रिस्ट हो या साइकोलॉजिस्ट हो या कोई भी रेबीज़ का एक्सपर्ट हो, आप उसकी बातों के लिए थोड़ा रिसेप्टिव हो, उनकी बातें समझने में आपको थोड़ी आसानी हो, ताकि आप अपने लेवल पे एफर्ट करके अपने दिमाग से ये वहम या डर निकाल पाएँ। तो दवाइयों का इसमें भी एक रोल है और ये बात ज़रूरी है कि दवाइयाँ अगर शुरू हो गई हैं तो लोगों में डर है कि जी पता नहीं बंद होंगी कि नहीं होंगी, इनकी आदत तो नहीं पड़ जाएगी, नींद की गोली तो नहीं दे देंगे। तो इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक्सपर्ट साइकेट्रिस्ट के सुपरविजन में कोई भी एंजाइटी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो इसका रिस्क या चांसेस बहुत कम है कि आपको दवाइयों की हैबिट पड़ जाएगी। दवाइयाँ और काउंसलिंग दोनों इस डर को हैंडल करने में आपकी हेल्प करेंगे। माइल्ड लेवल की एंजाइटी आपको सिर्फ काउंसलिंग से हेल्प मिल सकती है। अगर एंजाइटी मॉडरेट या सीवियर लेवल है, जिसको हम बोलते हैं कि आपका काम करने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको नींद नहीं आ रही है, लगातार ये बेचैनी बनी हुई है, तो उसमें दवाइयाँ ऐड ऑन करने से डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। डॉक्टर साहब, कुछ लोग जो यूपीएससी या किसी भी कम्पिटिटिव टेस्ट की तैयारी कर रहे होते हैं, उनमें जब ये एंजाइटी के लक्षण आते हैं तो हम उनसे ये बताते हैं कि शायद आपके मन में ऑलरेडी एक स्ट्रेस था कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, अनसर्टेनिटी का, और साथ में जो रेबीज़ का आपने मिथ के आधार पे, गलत फैक्ट्स के आधार पे जो अपने मन में एक धारणा बना ली है, तो ये दोनों कंपाउंड इफेक्ट होता है। कोई भी स्ट्रेस अगर हमारे माइंड में ऑलरेडी चल रहा है और हमें साथ में एक और स्ट्रेसफुल स्टिमुलस बाहर से मिलता है या एक और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में फेस करनी पड़ती है, तो इन दोनों का एक एडिशनल इफेक्ट होता है। अगर मैं किसी चीज़ को लेके पहले से परेशान हूँ और एक और परेशानी मेरे को ऐड ऑन हो रही है, एक और परेशानी मेरे सामने आ खड़ी हुई, तो इफ़ेक्टिवली वो दोनों परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। तो अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस चीज़ का स्ट्रेस है, प्लस आपको रेबीज़ से रिलेटेड कोई एंजाइटी हो गई, तो आपका एग्ज़ाम का स्ट्रेस भी बढ़ जाएगा और आपकी रेबीज़ की एंजाइटी भी बढ़ जाएगी। इफ़ेक्टिवली जो है वो स्ट्रेस का लेवल्स एकदम से शूट अप कर जाता है। तो इसीलिए हमें इन केसेस में एक्सपर्ट्स की ही राय लेनी चाहिए।
डॉक्टर साहब, मैं ये समझता हूँ कि जिनको भी रेबीज़ के बारे में कुछ डाउट हुआ है तो उनको बेसिक साइंटिफिक नॉलेज जो है, जो डिपेंडेबल या वर्थ ट्रस्टिंग रिसोर्सेज हैं, लाइक WHO का डॉक्यूमेंट है रेबीज़ पर या NCDC का है, उन्हीं पे ही डिपेंड करना चाहिए, वहीं से उनको नॉलेज लेनी चाहिए या फिर किसी एक्सपर्ट से बात करें। क्योंकि बहुत से मिथ समाज में हैं और बहुत से ऐसे वीडियो ब्लॉग्स हैं जिसमें रेबीज़ के बारे में बहुत सी गलत बातें भी हैं। तो मैं तो उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप एक्सपर्ट से इंफॉर्मेशन लें, अपने मन के जितने भी डाउट्स हैं आप एक्सपर्ट से पूछें, अपने घर वालों से शेयर करें अपने मानसिक अवस्था को, और एक्सपर्ट से अगर आप काउंसलिंग से, आपको बार बार काउंसलिंग से फ़ायदा नहीं हो रहा तो आपको साइकियाट्रिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए और उन दवाओं से करना चाहिए। सर, एक बहुत ज़रूरी बात है जो मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, वो ये कि अगर हमें रेबीज़ से रिलेटेड एंजाइटी है, अगर हमें किसी भी बीमारी से रिलेटेड एंजाइटी है, तो उस एंजाइटी के मैनेजमेंट में या ट्रीटमेंट में सबसे पहला पार्ट है एक्सेप्टेंस। हम इस चीज़ को मानें और समझें कि हाँ, रेबीज़ तो मुझे नहीं है, बट मुझे इस बात का डर इतना बढ़ चुका है कि वो डर अपने आप में एक परेशानी बन गया है। तो इसके बारे में भी हमें खुल के बात करने की ज़रूरत है। आप अपने फैमिली मेम्बर से, अपने नियर एंड डियर वन से, या जो भी आपके विश्वास पात्र हैं, उनसे इस बारे में ज़रूर बात करें कि ये बात तो मुझे समझ में आती है कि हाँ, शायद मुझे रेबीज़ नहीं है, पर जो इसके सराउंडिंग जो एक डर बन चुका है मेरे मन में, जिससे मुझे एंजाइटी होती है कि कहीं मुझे रेबीज़ ना हो जाए, और मैं इस विचार को, इस डर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना और इसका सोल्यूशन अलग से ढूंढना, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इस शर्म के मारे सही ट्रीटमेंट और सही डॉक्टर के पास नहीं जा पाते कि मैं अगर इस बारे में कोई बात करूँगा तो शायद वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, शायद वो मेरे बारे में गलत सोचेंगे, शायद वो मुझे पागल ना समझें। तो इस बारे में हम खुल के बात करें अपने नज़दीकियों से, रिश्तेदारों से, एक्सपर्ट से, ताकि इस एंजाइटी का भी प्रॉपर सॉल्यूशन और ट्रीटमेंट हो पाए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मुझे लगता है कि हमारे सब्सक्राइबर और इस वीडियो को देखने वाले लोग लाभान्वित होंगे, काफ़ी उनको बेनिफिट मिलेगा। उसके लिए आपका लाख लाख बहुत शुक्रिया। थैंक यू।